मेरी शादी को 3 महीने हुए हैं। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं, बार बार मुझे सुनाते हैं मेरे घर वालों के लिए, जैसे कि तेरी बड़ी बहन की शादी तो पैलेस में की थी, हमारी क्यों नहीं। कि सास को अगर कुछ कहूँ कि हस्बैंड ऐसे बोलते हैं तो वो भी मेरी ही सारी गलती निकाल देती हैं, अपने बेटे को कुछ नहीं कहती। दोनों माँ बेटा एक हो जाते हैं और मैं कहाँ जाऊँ। मैं 4 जेंट्स हैं घर में, सबके सारे काम करती हूँ, फिर भी मुझसे कोई खुश नहीं। मुझे रोना आता है, फिर भी सास सबको ये कहती है कि ये रो रो के ड्रामा करके दिखाती है, सबको नखरे करती है। सास बोलती है अगर तू यहाँ खुश नहीं रह सकती तो अपने घर चली जा, यहाँ से मैं क्या करूँ। मेरे पापा कैंसर पेशेंट हैं, माँ मेरी मेंटली ठीक नहीं है, भाई भाभी हैं घर में, भाभी भी मुझे पसंद नहीं करती, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ऐसी समस्या बहुत जगह होती है जहाँ हमारी ससुराल में भी वो जगह नहीं बन पा रही जो हम डिजर्व करते हैं, और मैके में भी आसरा नहीं है। और उस टाइम पे नहीं समझ में आता कि इस लूप होल को कैसे तोड़ा जाए, कैसे यहाँ से निकलें, और कैसे अपनी जो हमारी एक्चुअल लाइफ है, जो हम डिजर्व करते हैं जीना खुश होके, वो कैसे लें, कैसे हमारा सब लोग सम्मान करें, है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं जो बाहर से देखने में हमें शायद ऐसे लगे कि इतनी छोटी सी बात है या ये तो घर घर की कहानी है, लेकिन एक्चुअली जो झेल रहा होता है ना, उसके लिए घर घर की कहानी नहीं होती, ये उसकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देने वाला एक रीज़न होता है जो बंदी की पूरी पर्सनैलिटी ही ख़त्म कर देता है। उसकी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उसके जितने भी टैलेंट्स होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के जरिए जो हमें छोटी नज़र आ रही हैं बाहर से देखने में। तो जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं वो लोग अंडरस्टूड कर रहे होंगे। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा उन्हें गाइडेंस मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उन्हें आए और अपनी सिचुएशन को वो खुद डील करने में सक्षम हो जाए, यही कोशिश है हमारी इस पर। तो चलो, ऐसे ही एपिसोड 39 के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उन पर आओ बहन बातें करें। अब ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, देखो इसमें ना दो बातें हैं। एक तो जब आपके हस्बैंड आपकी शादी में किए गए खर्चे को लेकर आपको ताना दे, आपके पास सीधा जवाब उस टाइम पे ऐसे होना चाहिए कि आप अपने मैके वालों की साइड नहीं लेंगी। पहली चीज, वो कहें कि हाँ देखो खर्च नहीं करा, उसमें कर दिया, तेरे में नहीं करा, तो बजाय ये कहने के कि उनकी तरफ से मैके वालों की सफाई पेश करने के, आपको सीधे ही कहना है कि हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, करना तो बराबर चाहिए था, बताओ मेरे साथ क्यों नहीं करा, ये दुख तो मुझे भी है। पहली चीज तो वहां पे वो बार बार कहना बंद कर देंगे कि ये तो खुद ही परेशान है उस चीज से। आप उन्हें डिफेंड करोगी अपने मैके वालों को तो वो और ज्यादा उस पर बोलेंगे, पहली चीज। दूसरी, अब आपको समझ में आ गया कि आपकी सास आपके पति की कोई गलती नहीं मान रही, कोई भी परिस्थिति हो तो वो आपको ही कह रही है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको अपनी सास से कोई उम्मीद नहीं रखनी कि वो सही बात पे आपकी साइड लेंगी। हर एक में इतनी समझ नहीं होती, ठीक है, कि वो सही गलत को सही से तटस्थ होकर देख सके कि हाँ ये गलत है ये सही है तो मैं इसका साथ दूँ। मोह में अंधे होते हैं ज़्यादातर लोग, और वो उसी का साइड लेंगे जिसको वो प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली वो उनकी संतान होगा, बहू नहीं होगी। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि जब आप सारा काम घर में करते हो फिर भी आपकी ये है कि कोई कह रहा है कि मतलब ये कुछ नहीं करती। ठीक, अब इसमें देखो दो तरीके हैं। जो लोग होते हैं रिबेल, थोड़ी सी जिनमें होती है कि मतलब मचा देंगे वो, घमासान कहना चाहिए कि अगर उनकी बात सही से नहीं समझी जा रही। जब हाउस वाइफ को ये बोला जाता है कि तुम करती क्या हो, सिंपल सी बात है, 2 दिन मत करो जो आप करती हो, अपने आप पता लग जाता है कि मैं करती क्या थी, है ना। तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए चाहिए गट्स। जब आपके एक्चुअली सब खिलाफ है पूरे घर में तो ये और बड़ी हिम्मत इसको दिखाने के लिए करनी है। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको नहीं लड़ना इस तरीके से, नहीं है ये इतनी हिम्मत की सबके सामने ऐसे आपकी, चलो मैं तो ये करती ही नहीं, अब देखो मैं क्या करती थी, वो वाली चीज़ बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, मैं मानती हूँ। वो नहीं करना तो क्या करना है, आप जो काम कर रहे हो आप अपना आराम से करते रहो, विदाउट एनी ये कि कोई मुझे बोलेगा कि हाँ तुमने ये किया। क्योंकि कोई बोले ना बोले, है ना, सूरज को कोई देखे ना देखे वो उगता ही है, उसे कोई कहे ना कहे कि वो दुनिया की सबसे चमकदार वस्तु है, लेकिन वो है। तो जब आप एक्चुअल में सारा काम कर रही हैं तो पूरी दुनिया को ये दिखाई देता है कि ये सारा काम ऑब्वियसली बहू कर रही है, क्योंकि आपकी सास करती हुई नहीं दिखती होंगी फिर। ठीक, अंधा कोई नहीं है, तो रेपुटेशन की इतनी चिंता ना करो। जो हम करते हैं ना एक्चुअल में हमारी रेपुटेशन वो ही होती है। झूठ हमें प्रूव करना पड़ता है, सच अपने आप से प्रूव होता है। तो उस चीज़ की स्ट्रेस मत लो कि ये मुझे कह नहीं रहे, वो किसी को नहीं कहते।
बहू कितना भी कर ले, बहुत गिने चुने घर हैं जो ऐसे कहते मिलेंगे कि हमारी बहू बहुत काम करती है, वो कितना भी कर ले यही होता है, करती क्या है। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। चौथी जो अब आई मैके की, कि आपके घर में आपके भाई भाभी भी आपको पसंद नहीं करते। तो देखो, जब वहां पर आपका पता है कि मैं मैके तो जाना, परमानेंटली जाने का कोई मतलब है नहीं, रहना मुझे शादी में ही है, निभाना मुझे यही है, तो अब आप ना मैके की तरफ से अपना पूरा ध्यान हटा के अपनी इस लाइफ में लगाओ। ठीक, कि भाई जो भी है यहाँ पर है, पहले मुझे यहाँ पे सारी चीजें सुधारनी है। अगर भाई भाभी अब नहीं पूछ रहे, आगे भी नहीं पूछेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपनी गृहस्थी में एक बार जम गए। तो फिलहाल मेरी सलाह ये है कि आप अपनी गृहस्थी में पैर जमाइए, बजाय दूसरों से सर्टिफिकेट लेने के। काम ऐसे करो कि पूरा घर एक्चुअली आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा हो। ठीक, और किसी से भी मुंह से तारीफ सुनने की ना उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो। जिस दिन ये अपने मन को समझा लोगे ना कि मैं कितना भी अपना गर्दन भी काट के यहाँ रख दूंगी, तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ इसने हमारे लिए अपनी गर्दन काट दी, उसे ये भी कह देंगे कि इसे बोझ लग रहा होगा यहाँ पे इसलिए उतार के रख दी। समझ रहे हो, जिस दिन आपको दिमाग में ये चीज समझ में आ गई ना, उस दिन आप सॉर्टेड हो जाओगे। आप काम कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपनी इमेज बना रहे हो, आप अच्छी बहू हो, आप जिम्मेदार लड़की हो, या आप अपनी इमेज के लिए काम कर रहे हो। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, ये मान के चल लोगे, उस दिन ना तो आपको काम में इरिटेशन होगी, ना आपको किसी से सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ना आपको कोई फालतू कुछ कहेगा, क्योंकि आप ही किसी से कुछ फालतू नहीं बोल रहे होंगे। आपके मैके वालों की तरफ बोले तो आप भी कहते हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहसबाजी से बचो, जब कोई साइड लेने वाला आपका नहीं है, सही गलत का फैसला सही करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे घर में बहस करने से कोई फायदा नहीं होता, आप ही गलत ठहराए जाओगे। तो बोलो कम, सोचो कम, काम ज़्यादा करो, और अपने आप में व्यस्त मस्त रहो, दूसरे से उम्मीद बिल्कुल मत रखो। नेक्स्ट है दीदी, थैंक यू, आपने मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था ऑफिस रिलेटेड कोलीग का, कि आपका सजेशन बिल्कुल सही है, दोस्त हमारी खुशी को बढ़ाने और दुख कम करने के लिए होते हैं, ना कि प्रॉब्लम देने के लिए। मेरा एक और क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरा बीएफ है एंड ऑलमोस्ट 3 साल हमारे रिलेशनशिप को हो गए, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे जानती नहीं हूँ अच्छे से। हम लोग अपनी जॉब की वजह से ज़्यादा मिल नहीं पाते, बात वही हमारी रात को ही होती है, वो भी थोड़ी बहुत ही। मैं उससे किसी हर तरह की बात करती हूँ, उसके घर की, उसकी शॉप, उसका काम, सबसे रिलेटेड, बट वो मुझसे कभी मेरे में नहीं पूछता, वो सिर्फ उसी तरीके की बातें करता है। मुझे लगता है कि उन सब में ही उसका इंटरेस्ट है, और हमारा झगड़ा भी हुआ है कई बार इसी बात पर कि कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं, बस फिजिकल बातें ही करनी है। अब वो मुझ पे शादी का प्रेशर डाल रहा है। हमारी कास्ट अलग है, तो कहता है कि पहले कोर्ट मैरिज कर लेते हैं फिर सबको बताएंगे, लेकिन मैं उससे शादी करूं या नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हमारे बीच इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड मैं पेरेंट्स को बिना बताए शादी भी नहीं करना चाहती, बट वो अपने घर में नहीं बताना चाहता। प्लीज सजेस्ट मी समथिंग। देखो, इसमें मतलब मेरा, अगर मेरे से पूछोगे कि मैं क्या कहूंगी और आपके लिए वो सच में मैटर करता है, तो मेरा कहना यही है कि एक तो मुझे ये लव मैरिज वाला सीन ना मुझे समझ में आता कम है थोड़ा सा। ठीक, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी समझ नहीं होती। बात वही होती है ना कि लव चलता है दिल के ऊपर, और मैरिज चलती है, अगर आपने शादी करनी है, दिमाग के ऊपर। सोच समझ के आपको बंदा चुनना पड़ेगा। तो दिल और दिमाग अगर किसी एक बंदे पे आके आपका राइट हो गया तो ठीक है, लेकिन आपका दिल कहीं जा रहा है, और अंदर आपको पता है, जैसे आपके प्रश्न से ही पता लग रहा है, दिमाग आपका कह रहा है कि आप नहीं हो सही उसके लिए, मतलब आपका मन पक्का नहीं है। जब भी आपका दिल और दिमाग दो बातें करे ना, मैं हमेशा दिमाग के साथ जाने की सलाह देती हूँ, और दिमाग के साथ ही जाती भी हूँ। तो यहाँ भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपका जो दिमाग कह रहा है, 3 साल का एक्सपीरियंस के बाद कह रहा है, उसको हल्के में मत लो। ठीक है, और कोर्ट मैरिज करने के बाद लीगली मान लीजिए आपने कर ली कोर्ट मैरिज, उसके बाद आपके फिजिकल रिलेशन बन गए, बच्चे होने की नौबत आ गई या कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि अब तो आप उसकी पत्नी हैं, तो आप किसी चीज़ के लिए उसे मना भी नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर वही होता है कि अरेंज मैरिज की मेरी माँ ने मरने की धमकी दे दी, फैमिली के प्रेशर में मुझे शादी करनी पड़ गई, आप कहीं पड़े हो, बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, और ये रिस्क तभी लेना चाहिए जब आप बिल्कुल श्योर हो। अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, आपको थोड़ा सा भी वो है ना, तो मैं कभी सलाह नहीं दूंगी कि आप इस रिश्ते पर जाएं। अपने दिल और दिमाग में से दिमाग की सुने, अपने माता पिता की मर्जी से शादी करें। ये 3 साल का रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसे सोच के किनारा काट लें। उनसे दो टूक ये कहें कि या तो
हम एक दूसरे के घर वालों को सिंपली सामने से जाके बताएंगे, मनाएंगे। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक, नहीं मान जाते हम अड़े रहेंगे कि हमारी शादी करवाओ। सीधा तरीका। मेरे मन में इज्जत ऐसे प्रेमियों के लिए होती है, मुझे किसी से प्यार है, हमारी शादी के लिए हमने अपने माँ बाप से बात की, वो राजी नहीं हुए, हमने अपने माँ बाप का सम्मान रखा, ठीक है आप राजी नहीं हो तो हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम किसी और से भी नहीं करेंगे। वहाँ माँ बाप भी चुप जाते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे सारी ज़िंदगी के लिए अकेला देखना नहीं चाहेगा। और आपके प्यार की सत्यता भी साबित होती है कि देखो अगर उससे नहीं तो किसी से नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है असली लेवल। लेकिन यहाँ पर स्थिति हो सकती है दूसरी, तो मैं कभी आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ करें। सिंपल है, अगर आपको वहाँ पर रहना है उस रिलेशनशिप में तो उनके सामने यही बात रखें कि भाई शादी तो हम फैमिली की मर्ज़ी से ही करेंगे, चाहे साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, तो लेकिन हाँ ऐसे नहीं करेंगे। बस ये कहो, ब्रेकअप मत करो, लेकिन शर्त यही रखो कि शादी हम मर्ज़ी से ही करेंगे। सामने से बताते हैं घर वालों को, मानेंगे कब तक नहीं मानेंगे। ये क्यों कहो कि मानेंगे नहीं तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये करके देखो और देखो आगे क्या होता है। नेक्स्ट है दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं घर के सारे और सभी फैमिली मेम्बर्स का बहुत ख्याल रखती हूँ, बच्चे कपड़े हों या खाना पीना, शौक सबके पूरे करती हूँ, पर जब मेरी बात आती है तो मैं बस सेविंग के बारे में सोचती हूँ और अपनी स्किन केयर के प्रोडक्ट 200 का भी हो तो सोचने लगती हूँ। बट मुझे बुरा बहुत लगता है कि मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आप बताओ क्या मुझे अपने ऊपर खर्च करना चाहिए या बस दूसरों के बारे में सोचूं। और सेविंग अब इशू ये है कि मैं अपने मायके जाऊँगी 2 साल बाद और कुछ मंथ बाद मेरे देवर की भी शादी है, तो मैं अपनी केयर करके ब्यूटीफुल बनना चाहती हूँ और अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करना चाहती हूँ। मेरी एज 24 है बट मैं खुद को अच्छा फील नहीं कर पाती हूँ। मैं अपनी केयर करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत लव करने लगते हैं कि तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो। तो मुझे भी ये लगता है कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी तो मेरे हस्बैंड मुझसे लव करते रहेंगे और डिस्टेंस नहीं आएंगे। आप बताओ कि मैं अपने लिए खर्च करूँ या नहीं। छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए दी मैं बहुत सोच रही हूँ, प्लीज़ आंसर ज़रूर देना। कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि आप ज़्यादा सोच रही हैं। जब सारी चीज़ों पर खर्चा हो रहा है तो स्किन केयर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मत खरीदो 5,000 की क्रीम, लेकिन अगर 200 रुपये की कोई क्रीम आ रही है और उससे आपकी स्किन अच्छी होती है, 1,000 का कोई किट आ रहा है उससे आपकी स्किन अच्छी होती है, तो आपको वो ले लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा फ़ायदा होता है स्किन केयर का। पहले मुझे भी यही लगता था कि इतनी महंगी क्रीम ये वो, लेकिन अगर आपकी स्किन अच्छी होती है तो आप डिफरेंटली ग्लो करते हो। लूप है, अच्छे लगोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा ही अच्छा होगा। सारी चीज़ होती है तो करना चाहिए आपको खर्च। इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आया दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी आवाज़ अक्सर भारी सी बनी रहती है, गले में खराश जैसी, कुल मिला के मैं बोलने से इसलिए थोड़ा डरती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ अक्सर कफ होने के बाद जैसी हो जाती है, सबकी मैक्सिमम डेज वैसी ही बनी रहती है। प्लीज़ कोई भी सजेशन देंगे तो अच्छा लगेगा और भी कोई बहन रिप्लाई दे पाए तो मेरी काफ़ी हेल्प होगी। डॉक्टर वाले चक्कर काट के थक चुके हूँ। देखो अगर ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर से आराम नहीं लग रहा, तो जैसी आपकी आवाज़ है वो नेचुरल है, ठीक है। उसमें आपको बोलने में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। बाकी आवाज़ मेलोडियस रखने के लिए मुझे जो एक रेमेडी पता है वो वही है कि मुलेठी चबाने से या मुलेठी का पानी पीने से आवाज़ ठीक हो जाती है। लेकिन परमानेंटली मैंने उसको फॉलो मैं नहीं कर पाई। सोचती हूँ कर लूँ, बोलने का काम ज़्यादा है लेकिन हो नहीं पाता। पर ये सुना है और जब कभी गले में दर्द होता है तो मुलेठी चबाती हूँ, उससे आराम भी लग जाता है, ठीक है। तो बाकी अगर उसके बाद भी सही नहीं हो रही तो आवाज़ का इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ अपनी लाइफ में। जो आपको बात करनी है वो करो विदाउट एनी हेजिटेशन। कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। सबकी अलग अलग आवाज़ें होती हैं, आपकी भी एक है। किसी की बहुत मधुर होती है तो किसी की बहुत कर्कश सी होती है सुनने में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपनी बात ही नहीं कहेगा। टोन थोड़ी धीरे रखो आवाज़ में और शब्द जो है वो अच्छे चुनो और अपनी बात कहो। आवाज़ सबकी लता मंगेशकर जैसी आवाज़ तो हो नहीं सकती, तो जिसकी जैसी है बात तो वो रखेगा ही अपनी। एक ये आईडी है, मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन लिखती हैं और इनका स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन मुझे जो समझ में आती है बात वो कम आती है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ूंगी आप समझ जाना कि मैं आपकी बात कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम अपनी बात को क्रिस्प और स्पेलिंग वाइज भी, वैसे भी एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हो थोड़ा सा क्रिस्प कम शब्दों में आप कोशिश करना, तो शायद मैं अच्छे समझ पाऊँ।
अब मैम क्या करें, जब हस्बैंड मेरी कोई बात नहीं सुनते, मैं ससुराल में रहती, वहां परेशानी होती तो साथ नहीं देते, उल्टा मुझे बोलते। मैं मायके आ गई पापा के बुलाने पे, अब वो बोलते कि ट्रेनिंग से आएंगे साथ रखेंगे, अब बोलते संभव नहीं है। मेरे पापा मम्मी और भाई सब उसके सामने मुझे ही दबाते, उसके सामने अच्छा बन जाते, मुझे टॉर्चर करते, मुझे ना ससुराल जाने देते ना हस्बैंड के पास, सब जगह अच्छा बन जाते, मैं और मेरा बच्चा पिस रहे। इन सब में प्लीज़, मैं मेरी कोई बड़ी बहन नहीं, आपको मैं अपनी बहन समान मानती हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरा जवाब दे मैम प्लीज़। सफ़र कर रही हूँ, सब कुछ हस्बैंड नहीं समझ रहे, अब कुछ भी हमारी लड़ाई भी होती तो मेरे घर वालों को फ़ोन करके बता देते, मुझे अब उन पर कोई ट्रस्ट नहीं है, और झूठ बहुत बोलते हैं। सास भी वैसा करती, हमको हस्बैंड से बात बताने का लाइट मना करती, बताओ को तोड़ मरोड़ कर, बातों को तोड़ मरोड़ कर बोलती। सब ससुराल वाले, हस्बैंड भी वही करते, मेरा भाई मेरे पापा सब भी अब वही बोलते। देखो जो मुझे समझ में आ रहा है, अभी और है इनकी बातें, लेकिन जो मैंने इनका पढ़ा था अभी उसमें ये है कि इनको ऐसा फीलिंग है कि इनके साथ ना तो ससुराल में कोई भी सपोर्ट कर रहा है इतना सा भी, और अब इनका जो इशू है, पहले के कमेंट्स भी मैंने पढ़े कि अब इनके मैके वाले भी इन्हीं के खिलाफ हैं, और उल्टा ससुराल वालों के साथ ही मिलकर मतलब उनकी बॉन्डिंग बन रही है, वो लोग सही अपने को समझ रहे हैं, इनको सब गलत कह रहे हैं। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि भाई अगर ससुराल में हमें गलत माना जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे जन्म देने वाले माता पिता, हमारा भाई, हमारी बहन, सभी लोग अगर सब एक सुर में कह रहे हैं कि आप गलत हो, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है कमी आपके बिहेवियर में ही आ रही हो सकता है ये चीज़ एक बार आपको सोचने का ज़रूरत है। क्योंकि जो आपके कमेंट से भी मुझे वाइब्स आती है ना, वो ये है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और हर एक के लिए आपके दिमाग में एक नेगेटिव वो बन चुकी है, जिसकी वजह से शायद कुछ अच्छा हो भी रहा होगा ना आपकी लाइफ में, तो आप ले नहीं पा रहे उस चीज़ को। ठीक, अब इसको ठीक करना कैसे? दो काम करने, एक तो बातें अपनी जीरो से बस जरा सी ऊपर रखो, बिल्कुल जो कहना चाहिए सर्वाइवल वर्ड्स हैं उतनी ही बातें करो, कुछ दिन के लिए ना बोलना बिल्कुल कम कर दो, और कुछ ही दिन के लिए सुनना बिल्कुल कम कर दो। ये दो चीज़ें आप करके देखो। मैं मान रही हूँ कि वियर्ड सी सलाह है, कैसे हो सकता है, लेकिन आप ट्राई करके देखो। किसी से भी जितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि बिल्कुल ही बोलना ही पड़ेगा उस चीज़ पे, हाँ हूँ ये, या यहाँ मत बैठो, यहाँ कांच है, इस तरीके की इमरजेंसी जब तक सिचुएशन ना आए ना, आप बातें करना कम कर दो, ऑलमोस्ट ख़त्म, चुप रहना शुरू करो। और दूसरी चीज़, जब कोई बोल रहा है ना, आधी से ज़्यादा बातें सुनो मत। अपना सिर्फ अपना जो काम आप डेली रूटीन का कर रहे हो ना, सिर्फ आप अपना पूरा ध्यान पहले उस पर लगाओ। कुछ दिन शांत, अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। जब पानी उबल रहा होता है ना, तो हम उसमें अपनी परछाई नहीं देख सकते। आपके दिलो दिमाग की स्थिति अभी यही मुझे समझ में आ रही है आपके ढेरों सवाल पढ़ने के बाद। तो आपको ज़रूरत है अभी थोड़ा सा शांत होने की। कितनी भी आपके हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं है, लेकिन आप अपने मन को समझाओ कि मुझे शांत रहना है, एक फेज़ है, निकल जाएगा। 1 महीना, 15 दिन, हफ्ता, कुछ एक ये ट्राई करके देखो कि आप शांत, पहले खुद शांत होने की कोशिश करो, बिल्कुल शांत हो जाओ, चुप, आराम से हर काम आराम से करो, किसी से ना बोलो ज़्यादा, ना किसी से ज़्यादा सुनो, ज़रूरी काम करते रहो, फिजिकली एक्टिव रहना, घर में पड़े पड़े कमरे में, एक कमरे में पड़ के मत रहना कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, पूरे में फिजिकली एक्टिव रहना है, मेंटली शांत होना है। आप ये करके देखो ट्राई, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपकी हेल्प कर देगी। फिर देखना आप अपनी ही प्रॉब्लम आधी से ज़्यादा खुद ही सुलझा पाओगे, और शायद फिर आप मुझे कमेंट करना कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, सब चीज़ सब तरफ से। फिर देखना कि लोगों के रिएक्शन बदले या नहीं बदले। आपको एक्चुअली शांत रहना है, मुँह नहीं बनाना है, गुस्सा नहीं करना है, किसी को कुछ कहना नहीं है, एक्चुअली शांत रहना है। थोड़ा पूजा पाठ बढ़ा सकते हो। फिर बताओ कि क्या होता है। हेलो मैम, मेरी शादी को 14 साल अभी हुआ है, 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, बट अभी काम अच्छा नहीं चल रहा। हमारे गोल्ड लोन है बहुत ज़्यादा, जो 5 साल से पट नहीं रहा है। मैंने शादी के पहले बीएड किया था 2010 में, अब मैं जॉब कैसे करूं? जॉब में जाने के लिए डर लग रहा है, कुछ बताएं प्लीज़। तो डर लग रहा है, ऑब्वियस है, एक रिदम टूट जाता है और कुछ नहीं है। तो आप अपना शुरू करो, निकलो घर से बाहर। ज़्यादा डरने से मतलब वो चीज़ और बड़ी ही होती है एक्चुअली, जब आप करोगे ना तो आपको लगेगा कि डरने की कोई बात ही नहीं थी। नेक्स्ट, दीदी जी,
नज़र इज़ रियल, बट ये बताएं कि पड़ोसी ही ऐसे हों तो क्या करें। मेरे पड़ोस में भाभी हैं, मैं अगर कोई कपड़ा, सूट, लोअर, यहाँ तक कि एक नई स्टोल भी लूँ तो पूछती हैं कहाँ से ली, कितने की ली, टच करके देखना होता है उन्हें। मेरे बाल लंबे हैं, टच वुड तो टोकती रहती हैं। उनकी पूरी फैमिली ऐसी ही है। हम इन लोगों से कैसे निपटें? देखो ऐसे लोग ना हर जगह होते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि दे आर ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं, देखो एक सोच का फर्क है। अगर हमें ये लग रहा है कि ये हमारी चीज़ को देखेंगे और ये खराब हो जाएगी तो वो हमें टेंशन देंगे, लेकिन उल्टा सोच के देखो इसका, कि ये ही वो लोग हैं जो आपकी हर चीज़ को एक्चुअली एडमायर करते हैं, इसीलिए वो आपको देखते हैं, टोकते हैं और कई बार कॉपी भी करते हैं। तारीफ नहीं करेंगे वो, ठीक है? तारीफ करेंगे तो जल कुकड़े अंदाज में करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये आपके फैन होते हैं ऐसे लोग। अब जो नज़र वाली बात है ना कि टोक लगती है, तो देखो टोक जब लगती है तो उसके कुछ, हर घर में हर मम्मी के पास कुछ इलाज भी होते हैं जो वो बचपन से हमारे साथ करती आ रही हैं। आप वो करते रहो, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होती है, थोड़ा सा ना ये मतलब मैंने सुना है प्रवचन में भी ऐसे, कई बार मैंने एक आध बार देखा तो वो मुझे बहुत लॉजिकल लगी एक आध बार किसी शॉर्ट में, कि वाइब्स जो आती हैं दूसरे की वो हम पे तब असर करती हैं जब हमारी वाइब्स इतनी स्ट्रांग ना हो, ठीक है? अगर हम भी ये मान के चल रहे हैं ना कि इसने हमें देखा, इसने हमें टोका और इसके बाद हमारा नष्ट होएगा, हमारी ये चीज़ खराब होगी, एक्चुअल में वो खराब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी सोच क्या होती है कि ये हमें देखेगा, देख के हमें मज़ा आ रहा है कि ये हमें देखेगा और हमें जो है ये चीज़ कॉपी करने की कोशिश करेगा कि हाँ इसने कैसे कर ली। इसको आप एज अ फन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत कम हो जाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हर चीज़ जब तक हमें ये लगता है ना कि इसको देखेगा तो फिर हमारी नज़र लग जाएगी, उसके बाद टोक लगेगी, फिर वो हमारी चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो कई बार हम उस चीज़ को यूज़ ही करना बंद कर देते हैं, है ना? तो ऐसे ज़िंदगी कैसे जी जाएगी? ऐसे लोग तो हैं ही, हर जगह ही है। तो जब वो आपका कपड़ा छू के देख रही हैं या कुछ है, लेट इट बी, थोड़ा थुतु थुतु कर दिया, कुछ भी है, ये एक अपना, ये केवल एक वाइब चेंज करने का सिस्टम होता है। मैं आपको बताऊं, जितने भी टोक लगने के ये होते हैं ना, टोक है, वो केवल हमारी वाइब को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसे करने के बाद हमें लगता है कि उफ, वो निगेटिविटी हमारे ऊपर से उतर गई, नाउ वी आर सेफ, नाउ वी आर स्ट्रॉन्ग। ये इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हो उस टोक को हटाने के लिए, थू कर दो, या फिर कपड़ा है, कुछ भी है, आप जैसे वो आपका, मैं बताऊं, जो आपका वो लोअर या कुछ भी है वो कपड़ा छू के देखती हैं, सेम टाइम पे आप उनके कपड़े की भी तारीफ कर दो, करके देखना, ये चीज़ काम करती है। कह रहे आपका ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बंदा निगेटिविटी से आपकी चीज़ों को देख रहा होता है ना, और जैसे आपने उसकी चीज़ों की पॉजिटिव तारीफ करनी शुरू करी, उसकी कहीं ना कहीं एनर्जी ब्रेक हो जाती है। मैंने ये चीज़ें बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट कर करके सीखी है, मुझे किसी ने बताई नहीं है, लेकिन ये चीज़ें काम करती हैं। दूसरी चीज़ कुछ ऐसी, अगर आपको मान लीजिए अपने चेहरे पर से वो बताना हटाना है, या आपको अपने बालों पर से हटाना है, तो कुछ ऐसी एक और चीज़ हाईलाइट कुछ अपने अंदर वो कर लो, कोई ज्वेलरी पीस या कुछ और, कि बंदे की निगाह ना वहाँ टूट जाए। कुल मिला के वो जो एक होती है ना वाइब्रेशन, ऐसे 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 जा रही है, आपको उसे ब्रेक करना, बस इतना काम है आपका। फिर करने दो उन्हें, तारीफ करें, जलें, छू के देखें, टोक मारें, कुछ भी है, लेकिन जैसे ही वो आपके कपड़े को देखना शुरू करें, आपके बालों को देखना शुरू करें, आप भी उनकी किसी चीज़ की तारीफ करना शुरू कर दो। ये सिंपल इतना ही करना होता है, और उसके बाद ना वो वाइब जो लगातार असर करने वाली होती है वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है वो एनर्जी, और फिर वो चीज़ें डाइल्यूट सी हो जाती हैं, नहीं असर करती इतना कुछ। तो आपको ये साइंटिफिकली कहना चाहिए, इसको करना चाहिए बजाय उनसे बचने के। अभी ये आपके पड़ोसी हैं, हो सकता है आपके घर में ही कोई ऐसा हो, किसी कितनों के कमेंट आते हैं कि उनकी सास की नज़र लग जाती है इस तरीके की, उनकी है नेगेटिव एनर्जी, किसी की जिठानी दौरानी है, तो उनसे छोड़ के कहाँ जाओगे, वो तो परिवार है ना? तो अगर ये चीज़ ये नहीं है कि इन लोगों से कैसे हमें बचना है, या इन लोगों से हमें दूर कैसे रहना है, लोगों से उनसे दूर नहीं रहना, रहना उनके साथ ही है, लेकिन उनकी एनर्जी हम पे असर ना कर पाए, इसका इंतजाम मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी देवरानी होम टाउन में रहती है, मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके साथ अलग सिटी में हूँ। हम जॉइंट फैमिली में हैं, बट वो कभी खुद से कोई बात नहीं करती, ना कॉल ना मैसेज, ना फिर सबसे कहती है दीदी मुझसे मतलब नहीं रखती। मैं क्या करूँ इस सब नेगेटिविटी से? जब वो कहती है कि दीदी मुझसे मतलब नहीं रखती, तब आपको क्या करना है कि भाई तूने कितनी बार फ़ोन किया है मुझे,
अब वो बात आपकी वजनदार कब होगी, जब आपने महीने में या 15 दिन में, जो भी आपके यहाँ चलता है जैसा हिसाब है, आपने कॉल किए होंगे। ठीक है, आपने मान लीजिए महीने में 2 बार कॉल किया है, तो आप कह सकते हो ना कि अरे नहीं, मैंने तो 2 बार कॉल किया था, तू बता तूने कितनी बार कॉल किया है, देख रिसीव्ड में नहीं है तेरा, मैंने ही किए तुझे, बात खत्म। तो अपने आप झक मार के या तो करेगी या फिर वो बोलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो पहले आप अपनी साइड की वो तैयार रखो कि हाँ जी मैं अपनी साइड से बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जैसे ही वो कहते हैं दीदी मुझसे मतलब नहीं रखती है, तो दीदी तो बहुत मतलब रखती है, तो अपनी सुना। एक ये आईडी है अभिजीत राठौर 4489 के नाम से, नाम मैं इनका ले रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स इनके पास से मुझे हमेशा रिसीव होते हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप मेरी इंस्पिरेशन हो दी। मेरी बेटी भी खुश होती है जब मैं आपकी वीडियो की बातें शेयर करती हूँ। तो आप मेरे से ये बात सुन के आपको और अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने ये पढ़ दिया। आई होप आपकी बेटी अब खुश हो जाएगी। और नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मुझे 16 साल के माइग्रेन है और इतना बढ़ चुका है कि मैं ज़ोर से बोल भी नहीं सकती, गुस्सा नहीं कर सकती, अगर बोलती हूँ तो 2 दिन तक सिर दर्द होता है, घर मैनेज करने में दिक्कत होती है। मेरी बेटी 7वीं क्लास में और वो अब इस बात का एडवांटेज लेती है और स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, मैं कैसे हैंडल करूँ? देखो बड़ा दुखद है अगर हमारे बच्चे हमारी किसी परेशानी का फ़ायदा उठाते हैं अपनी लापरवाहियों को हवा देने के लिए, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि एक्चुअली किन चीज़ों से आपका बढ़ रहा है। ठीक है, अगर तो वो चिल्लाने से बढ़ रहा है, मत चिल्लाओ। ज़रूरी नहीं हम बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते, उसके पास ही बैठो, आराम से बोलो, पढ़ो, नहीं तो पिटाई लगाऊंगी। अगर इतना भी बोलना है ना, चिल्ला के मत बोलो, आपका सिर बच जाएगा। लेकिन होती है, टेंशन हो जाती है, कितनी बार एग्जाम में इनके हो जाता है कि सडनली पता लगा जी ये टॉपिक में से कुछ याद ही नहीं निकल रहा। मैथ्स में बहुत बार होता है कि ये वाले सवाल इतनी बार कराए हैं, आज याद ही नहीं हो रहे, या कुछ नहीं निकल ही नहीं रहे, करवा के देख रहे, या घुमा के पूछ लिया उसने बताया नहीं, हो जाता है स्ट्रेस, सिर में दर्द भी हो जाता है। लेकिन आपको एक्चुअल रीज़न देखना है कि वो होत किस से रहा है। अगर खाली चिल्लाने की बात है तो वो तो आसान है देखो, लेकिन अगर वो है कि स्ट्रेस, तो मुश्किल है, क्योंकि हम चाहे धीरे बोले चाहे तेज बोले स्ट्रेस हो जाता है उसमें भी, लेकिन धीरे बोलना काम करता है। क्लास में जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, अगर मैं सुबह किसी बात पे चिल्लाना शुरू कर दिया, या किसी बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया और मैंने उसकी डांट लगा दी कस के, चिल्लम चिल्ली क्लास में मतलब शुरू हो गई, तो पूरा दिन उसी वाइब्रेशन में जाता है। और अगर मैं उस टाइम पे शुरुआत में अगर किसी बच्चे ने कर भी दिया और मैं रुक गई, या कि अगर नेक्स्ट टाइम किया तो देखो फिर तुम्हारी डांट लगेगी या तुम्हें सजा दी जाएगी, या कुछ और ऐसा कह दिया, उसे धमका दिया थोड़ा सा, उसको अवॉइड कर जाऊँ ना, तो फिर बहुत पॉसिबिलिटी है कि आगे का दिन भी सही चला जाए। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि चिल्लाने से एक्चुअली आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो जो बात है उसे आराम से कहो, तो आपका वो सिर दर्द भी कंट्रोल रहेगा, आपको स्ट्रेस भी कम होगा। रही बात इसकी कि माइग्रेन की, तो देखो अच्छी दवाइयाँ जो हैं वो ले लो, तरीके से इलाज करवाओ, क्योंकि आज तो चलो आपकी बेटी की पढ़ाई है, लेकिन माइग्रेन इतना ज़्यादा कि अगर ज़रा सा तेज चिल्लाया हो गया और 16 साल हो गए, तो उसका इलाज करवाओ, वो आपके लिए लॉन्ग टाइम में सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उसका इलाज होगा नहीं, या तो आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे, या फिर जिन चीज़ों से वो ट्रिगर हो रहा है आप उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे, इस वजह से उससे छुटकारा नहीं मिल रहा। क्योंकि था मुझे भी, लेकिन हो जाता है ठीक। और आपको धीरे धीरे पहचानना होगा कि किन वजह से बढ़ रहा है। आज आपकी बेटी फ़ायदा उठा रही है, कल को कोई और उठाएगा। तो समस्या की जड़ पे काम करो। जिस दिन आपको ये अपना माइग्रेन कंट्रोल करना आ गया, तो फिर मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा लंबा है, ये पढ़ते हैं। मैम प्लीज़ मेरी बात का जवाब देना जितने पॉसिबल हो। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, अब 2 बच्चे हैं, 6 साल का बेटा और 10 महीने की बेटी। मैं 12th पास हूँ। 2015 में बस मैंने शादी से पहले कॉल सेंटर, टीचिंग, सिलाई और भी बहुत से काम किए छोटे मोटे, जैसे आलू बम बनाना, मच्छरदानी सिलना, रेडीमेड पेटीकोट भी सिले हैं। हमारे यहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता और जॉब करने की तो बिल्कुल ही नहीं होती परमिशन। मैं पहले लड़की थी जो घर के अगेंस्ट जाके कॉल सेंटर में जॉब की, पर मैं ज़्यादा कर नहीं पाई। अब शादी फिक्स हो गई है 2016 में, तो मैंने घर वाले से 2 साल पहले मना किया था, क्योंकि मैं 19 साल की थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी। घर वाले बोले कि हस्बैंड पढ़ा देगा और रिश्ता फिक्स कर दिया मौसी के देवर के साथ। मैंने हस्बैंड से शादी से पहले पढ़ने और जॉब करने की बात रखी थी, तब हस्बैंड बोले कि कर लेना। शादी करके गाँव में तो ससुराल देख पर पैरों तले ज़मीन निकल गई, तभी मैंने मन बना लिया कि अब तो जॉब करनी ही करनी है। हालात बद से बदतर जो हो गए थे,
शादी देहात गांव में हुई, जहां ना स्कूल ना हॉस्पिटल ना मार्केट थी, और तो और घर के वॉशरूम तक नहीं था। ससुराल वाली घूंघट तो गई, भर के गज भर के चाहिए, लेकिन वॉशरूम होने खेतों में जाओ। ये सब देखकर मैं ससुराल 4-5 महीने भी ठीक से नहीं रही, और हस्बैंड के साथ देखूं आ गई। कुछ और लिखना होगा। वहां आ गई, वहां सोचा कि अकेले रह के पढ़ाई और जॉब अच्छे से हो जाएगा, और बच्चे का मन मेरा 3-5 साल तक नहीं था, लेकिन दिल्ली आते ही हस्बैंड का बिहेव चेंज हो गया, क्योंकि उनकी मम्मी ने बोल दिया था कि ले तो जा रहा है, बाहर मत निकलने दियो, बहुत चालाक है, पढ़ी लिखी है, घूमी फिरी है, तुझे चला देगी, तुझे चूना लगा के कहीं और निकल जाएगी। बस इसी लाइन में मुझे अटका, आज तक बर्बाद कर दिया। उस दिन से हस्बैंड ने ना पढ़ने की परमिशन दी, ना जॉब करने की। बड़ी मुश्किल से एक कजिन ननद के सपोर्ट से जॉब करने जाने लगी, तो हस्बैंड ने प्रेग्नेंट वाला खेल खेल दिया। फिर बेटा हुआ तो सोचा ये बड़ा होगा तब करूंगी। बेटा स्कूल जाने लगा तो मैंने एक उम्मीद के साथ कोचिंग ज्वाइन की, ताकि अब कुछ कर सकूं। पर हस्बैंड ने डायरेक्टली मना नहीं किया, तो दोबारा से प्रेग्नेंट कर दिया। वो हमेशा पीरियड टाइम पे ही इंटरकोर्स करते थे। इस बात पे हमारी लड़ाई भी होती थी। मैं होती, मुझे अभी सेकंड बच्चा नहीं चाहिए, पर हस्बैंड ने, मैंने कोचिंग जाने के 3 महीने बाद ही मुझे कंफर्म हुआ मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे जैसे करके 1 साल की कोचिंग मैंने 6 महीने करके छोड़ दी। 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, अब तक बेटी 10 महीने की है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई, सारे सपने टूट गए। ऊपर से हम दिल्ली में रेंट पर रहते हैं, बहुत खर्चा है, समझ नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं। आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं खुद 10 रुपए के लिए भी हस्बैंड पे ही डिपेंड हूँ। मैं बहुत उम्मीद के साथ अपनी बात लिखी हूँ, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए ज़रूर। तो देखो, आपकी बात पिछले एपिसोड में हुई थी, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो मैंने आपको सलाह भी दी थी कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपकी बेटी अभी 6 महीने की है, तो फिलहाल तो आपको उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अब जो मैंने आपकी ये कहानी दोबारा से शुरू से पढ़ी है, तो इसमें एक चीज़ समझ में आई है कि पहले आपके हस्बैंड ऐसे नहीं थे, लेकिन उनके दिमाग में एक बात डल गई और वो बदल गए। आप इसमें क्या कर सकती हो पता है, थोड़ा पॉजिटिवली अगर अपनी लाइफ को आपको अभी से लेके चलना है। एक तो अभी आपकी बच्ची छोटी है, तो शुरू में तो आप निकल नहीं पाओगे, क्वालिफिकेशन आपकी कम है, इसलिए एकदम से नौकरी मिलना भी मुश्किल है। ठीक, आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम इन अ सेंस 6 महीने, साल, 1.5 साल, इतने, एक तरफ तो आपकी बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, उसको ऐसे पालना है एक तो कि जब आप निकलो तो वो रह जाए आपके बिना। उसको बहुत ज़्यादा चेप मत बनाना, पहली चीज़ तो आपको अपनी बच्ची को पालने में ये बात ध्यान रखना। दूसरा काम आपको करना है अपने हस्बैंड के साथ आपके रिलेशन पे। उनको एक गलत बात बताई गई, उन्होंने यकीन कर लिया और वो उसी जोन में चले गए। आपको अपने व्यवहार से उनको ये यकीन दिलाना है कि अगर आप पढ़ लिख गई, अगर आप बाहर गई, तो भी आप उनके लिए बहुत बड़ी एक मदद ही साबित होंगी। ठीक है, आपको उन्हें अपने ऊपर इतना विश्वास दिलाना है कि आप समझदार हैं, आप बाहर जाके भी एक बहुत अच्छा वो बनाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा जो उनकी मम्मी ने कहा था। अब वो आप कैसे बनाओगे, वो आपके पति हैं, आपको अच्छे से पता है। ठीक, तो आपको जो है अपनी इमेज पे काम करना है इस टाइम पे, कि जो गलत फहमी आपके दिमाग में, आपके पति के दिमाग में आपकी सासू माँ ने डाली है, उस गलत फहमी को आपको निकालना है अपने बर्ताव से। तो अपने पति के सामने बिल्कुल समझदारी वाले काम कीजिए इस टाइम, ताकि उनको लगे कि यार पढ़ी लिखी पत्नी एक्चुअली लेके मेरा फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। उसका सिंपल सा रूल होता है कि अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने होशियारी का प्रमाण अपने पति के ऊपर करके मत दो, लेकिन बाहर के जो भी और काम है ना, उनमें प्रूव करो कि एक्चुअली आप कितनी होशियार हो। और होशियार इन द सेंस भलाई करने के लिए, है ना। एक होता है चंट, जो दूसरों के नुकसान पहुंचाने में जिसकी बुद्धि तेज चलती है। एक होता है होशियार, बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि है और वो उसका अच्छे कामों में यूज़ कर रहा है। तो आपको अपनी बुद्धि का बेस्ट कामों में यूज़ करके अपने हस्बैंड के सामने अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करनी है, और उनको ये जताना है कि ये मेरे साथ है, तो ये एक्चुअली मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। तो जब वो आपको इस तरीके से देखेंगे, तो वो फिर आपको बढ़ने देंगे। जब उनके दिमाग से डर निकल जाएगा कि आप कहीं आगे बढ़ गई, तो आप उनके नुकसान कर दोगे। तो ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो बिगड़ गया उसको सुधारने में हमेशा टाइम लगता है, तो आपको भी लगेगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम का आंसर करना। मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, सास का लगाव बड़े बेटे से स्टार्टिंग से ही ज़्यादा था, बट काम चल रहा था। 5 साल पहले घर वालों ने बिना हमें बताए ज़मीन बेच दी 20 लाख तक की,
और मेरे हस्बैंड को उसमें से एक पैसा भी नहीं दिया। सब कुछ जॉइंट है अभी, ज़मीन घर सब। और जब मेरे हस्बैंड ने पूछा तो मेरी सास ने लड़ लड़ के हद पार कर दी। फिर वो दिन और आज का दिन मेरी सास कभी मेरे हस्बैंड को कॉल नहीं करती, बस जब सामने आते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए हाल चाल पूछेंगे बस। ये अपनी माँ के इस बिहेव से दुखी रहते हैं, बट उनका सारा प्यार बड़े बेटे के लिए है। अब हमें क्या करना चाहिए, वो हमारा हाल चाल तक नहीं पूछते। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, बाहर भी रहते हैं, इवन हमारे बच्चे का भी नहीं पूछते। अब हम क्या करें, कैसे डील करें उनके इस पक्षपात से, प्लीज़ रिप्लाई करें। आगे इन्होंने एक और कमेंट लिखा कि प्लीज़ दी रिप्लाई करना, मन में एक अकेलापन महसूस होता है। कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपकी इस चीज़ से। बहुत अकेलापन लगता है जब हमारा परिवार हमें छोड़ देता है, फॉर वेरियस रीज़न। और कई बार वो रीज़न हमें समझ में भी नहीं आते कि ऐसा हमसे गलत हुआ क्या जिसकी वजह से हमारे अपने माँ बाप ने हमें ठुकरा दिया, या वो आज हमसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि इस सिचुएशन को मैं कैसे डील कर रही हूँ। तो देखो, जैसे लव बर्ड्स होते हैं, या हमें मान लीजिए किसी से प्यार है, वो हमसे प्यार नहीं करता, तो उसके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोया पीटेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एसिड फेंक देते हैं, उनके ऊपर गाली गुफ्तारी या फिर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो, मुझे लगता है सबसे सही होता है, जो सब्र मान लेते हैं कि ठीक है मैं उससे प्यार कर रहा था लेकिन उसको मुझसे प्यार नहीं है, दैट इज़ फाइन। ठीक, तो जहाँ वो प्यार मोहब्बत वाली बात लड़का लड़की वाली होती है ना, सेम चीज़ मुझे लगता है कि पेरेंट्स के साथ भी आपको ये तरीका अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि पक्षपात होता है। तो अब आपने अपने माँ बाप से, अपने सास ससुर जो भी हैं आपके पेरेंट्स कहना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी दोनों साइड के लोगों को कि पेरेंट्स हैं, आप अपने पेरेंट्स से प्यार कर रहे हो, उनसे एक उम्मीद कर रहे हो कि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे साथ गलत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये उन पर भरोसा है। अब वो भरोसा छन्ने से टूट गया, टूट गया। अब आपके बड़े बेटे से वो जो है, वो अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार कर रहे हैं, आपके पति को उन्होंने हाशिए पर रख दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको कोई आइडिया नहीं है कि ऐसी गलती क्यों हुई। ठीक है, और आपके पति ने अपने हक की बात की तो उन्होंने वो रिश्ता भी ख़त्म सही कर दिया, एक फॉर्मेलिटी रह गई हाँ हूँ वाली। अब आपका क्या, तो देखो आपके पास इस टाइम सब्र करने के अलावा कोई और बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है, जैसे प्रेमी प्रेमिका में होता है कि ठीक है वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, सब्र ही करना है। तो वही चीज़ सेम है, ठीक है मेरे सास ससुर मुझसे प्यार नहीं करते, या मेरे पति को उन्होंने सेकंड उस पर रखा हुआ है, उनके लिए हमारे, मतलब उनके मन में हमारे लिए वो जगह नहीं है जो हमारे दूसरे देवर या जेठ के लिए है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। तो आपकी जो उम्मीद है ना अभी भी कि आएंगे वो, आपसे बात करेंगे, आपको कभी उतना प्यार करेंगे जितना वो अपने दूसरे बेटे से करते हैं, आपके साथ न्याय करेंगे, ज़मीन बेच के उसे दे दी, आपका हिस्सा आपको देंगे, ऐसा कुछ जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि ये नहीं होने का, तो एक तो आपका दिमाग वहाँ से सॉर्टेड हो जाएगा कि भाई नहीं होने का। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी को गला पकड़ के उसे अपने लिए जज्बात उसके मन में पैदा नहीं कर सकते। अगर वो आपसे प्यार नहीं करते तो वो नहीं करते, पक्षपात है तो वो है, मरते दम तक रहेगा उनके। किसी एक बेटे को ज़्यादा प्यार करते हैं तो करते हैं, किसी एक बहू का ज़्यादा लाड़ है तो है, वो नहीं ख़त्म होता। आप कितना ही उनके लिए कर लो, कितना ही सोच लो, कितना ही अपने मन में उनके लिए प्यार रख लो, वो आपको रिटर्न बैक नहीं मिलेगा, पहली चीज़। अब जो आपका दूसरा है ना कि अकेलापन महसूस होता है, आपके बच्चों को भी नहीं पूछते, वो भी फील हो चुका, हमें भी हो चुका। लेकिन बात यह है कि अकेलापन फील होता है तभी तक जब तक हम उनके वापस आने की उम्मीद रखते हैं। सेम ब्रेकअप वाली बात, जिस दिन आप उठ के खड़े हो गए कि ठीक है जो हो गया पास था, अब मुझे आगे देखना है कि अब आगे क्या, उस दिन वो अकेलापन खत्म हो जाएगा। ठीक, हमारे यहाँ ऐसे बच्चों को, जैसे अब हम भी यहाँ पे है ना, तो हम हमारे एक टर्म है कि अपनी जड़ से कट गए। जिनके घर के बड़े उनके साथ नहीं है, उन्हें यही कहा जाता है कि वो अपनी जड़ से कटे हुए हैं। तो उनके लिए कि क्या भाई, उनका थोड़ा सा पैर जमाने में उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन फिर मुझे अब ये लगता है कि जैसे हमारे माँ बाप थे, अपने माँ बाप से अलग उन्होंने फिर पूरी जिंदगी मेहनत करके अपनी एक पहचान बनाई, है ना। तो अब जब हम हैं तो हमारे लिए वो हमारे माँ बाप जड़ हैं। तो अब हमारी जड़ कटी या नहीं कटी, हम जड़ से टूट के अलग हो गए या नहीं हो गए,
वो लेट इट गी, मतलब जाने दो उसको, ठीक है, लेट इट गो। लेकिन अब हम अपने काम ऐसे कर सकते हैं, इतने मजबूत बन सकते हैं कि अब हम जड़ बनने के कगार पे हैं। अब हमें मेहनत इसलिए करनी है कि हम वो मजबूत बुनियाद बनेंगे जिस पे हमारे बच्चे आगे कह सकेंगे कि ये हमारी जड़ है। अब उनके लिए उनके दादी बाबा जड़ नहीं होंगे, उनके लिए जड़ हम हैं। अब हमें उस चीज़ पे काम करना है, प्रॉपर्टी वाइज भी, रिश्तों में भी, हर चीज़ में। अब हमें वो इमेज अपनी अपने दम पे बनानी है। हमें नहीं मिला पीछे से, लेकिन हम अपने बच्चों को वो देंगे। तो ये सोच के अब आपको ये सोचना है कि भाई ठीक है, जो बीत गया बीत गया, हमारे पेरेंट्स ने हमें छोड़ दिया, कोई बात नहीं। मुश्किल है, लेकिन इस चीज़ पे आप सब्र कर लो। जब तक आपको सब्र नहीं आएगा आप उधेड़-बुन में रहोगे, परेशान रहोगे, सोचते रहोगे कि अकेलापन लग रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वहाँ से आप सब्र करो, मन आए रो लो, याद आए रो लो, लेकिन ना तो अब उनसे पलट के ये बोलो कि आपकी प्रॉपर्टी ये वो, ना उनसे भीख मांगो उनके प्यार की। उन्हें ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, लेकिन अब आपको ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए वो जड़ बनने की। इस चीज़ को मेरी हमेशा याद रखना। तो अब आपको नए सिरे से ये मान के चलना है कि अब परिवार के मुखिया हम हैं, हमें अपने बच्चों के लिए एक विरासत बनानी है, उसमें लग जाओ। अब जो छूट गया वो छूट गया। अपने सारे रिश्तों में इतने मेहनत करो कि अब लोग आपको आपके नाम से जाने, किसी के बेटा या बहू के रूप में ना जाने। अपने पैसे इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि आप जो पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिली, उसके बाद अब आपको दोबारा से शुरू होना है, खड़े होना है और एक अच्छा बेस अपने बच्चों को बना के देना है। ये मन में ठानो और लग जाओ अपनी लाइफ की सेकंड पारी में। नेक्स्ट, दीदी मेरी बेटी 3 साल की हो गई है, उसको शू शू लगता है तो वो नहीं बताता, बेटा होगा, बेटी नहीं होगी फिर, और बेड में ही करता है, और जब भी उसके मन का नहीं होता तो रोने लगता है, क्या करें। अभी वो स्कूल भी नहीं जाता है। देखो 3 साल का बच्चा है, वो सही डिसीजन खुद तो लेगा नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे। तो यहाँ तो आपके ही हाथ की बात है सारी। बाकी जो बेड वेटिंग का इशू है कि टॉयलेट बेड में कर देता है, उसके लिए या तो आप होम्योपैथिक की दवाई ले सकते हो, अदरवाइज होम रेमेडी है जो मैंने ट्राई की थी अपने बच्चों के लिए जब मुझे हुई थी ये समस्या। तो अखरोट और किशमिश, 3-4 गिरी अखरोट की, 4-5 दाने किशमिश के, ऐसे ही उसको च्यू करने को दे दो। किसी में कोई रेसिपी करने की जरूरत नहीं, कूटना पीसना भिगोना, सिंपल ऐसे ही जैसे ड्राई फ्रूट बच्चे खाते हैं आप उसको वो नियम से खिलाओ, अखरोट और किशमिश। उससे बेड वेटिंग में काफ़ी आराम मिलता है, उसकी स्नायु तंत्र इतना कम मतलब हो जाता है मजबूत कि वो रोकने लगता है। वो पर्पजली कर रहा है, तब आपको उसे डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा सा उसे डांट मार कर डर दिखाओ कि अगर करा तो ये होगा वो होगा, धीरे धीरे करके वो छोड़ेगा। बाकी 3 साल का है ना, जब वो स्कूल जाने लगेगा उसमें एकदम चेंज तब आएंगे। तो अभी स्ट्रेस मत लो, लेकिन हाँ अगर वो बेड वेट वाली मैं बताइए तो वो करके देख लो, अगर वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा तो उसमें आराम लग जाएगा। नेक्स्ट डी, मैंने पहले भी आपसे सजेशन मांगा था, प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, 9 to 5 सारा काम खुद करती हूँ, बाहर का घर का जॉइंट फैमिली है, लेकिन हस्बैंड बिल्कुल भी साथ नहीं देते। 14 साल हो गए हैं मेरी मैरिज को, कोई खर्चा भी नहीं करते, सब मैं ही करती हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते ही नहीं है। 2 देवर हैं, एक का डिवोर्स हो गया है उसकी ही नेचर की वजह से, और हस्बैंड मुझे अपने पैसों कब बाहर कभी घर नहीं लाने देते। मैं एक ही रूम में रहती हूँ, बच्चे भी बड़े हैं, हस्बैंड बस अपने पापा और ब्रदर की ही सुनते हैं, प्लीज़ क्या करूँ दी, हेल्प मी। देखो आपकी शादी को ना जो 14 साल हो गए, आपने शुरू में ही अपनी गत खराब कर ली और वो चले जा रही है। आपके घर वालों को एक आदत पड़ गई कि ये कमा के भी लाएगी, घर का भी करेगी, सब कुछ करेगी, और इसको फिर बदले में रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए। तो यही गलती ज़्यादातर महिलाएं शुरू में ही कर जाती हैं आदर्श बहू बनने के चक्कर में। अब आपको सिंपली अपनी जगह उन्हें दिखानी है कि मैं ये कर रही हूँ और इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, या ये मैं कर रही हूँ इसके बदले में आप ये करोगे। अगर आपके हस्बैंड बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, ये नहीं निभाते, आप घर का आके क्यों कर रहे हो फिर। बाहर करके आए हो ना 9 to 5 इतनी लंबी जॉब, घर में आके मत करो। जो रह रहा है वो बनाए। जॉइंट फैमिली में एक आदमी कमा भी रहा है, कर भी रहा है, तो आप अपने साथ खुद ही गलत कर रहे हो, दूसरे की तो जरूरत ही नहीं आपको गलत करने की। अगर आप बाहर का काम इतना ज़्यादा कर रहे हो और आपके हस्बैंड भी मान लो कर रहे होते, तब तो ये है कि चलो भाई मिलजुल के कर रहे हैं। फिर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो वाली बात की औरत है, ज़्यादा काम करना ही है, चलो जी मान लिया समाज की वो चीज़ भी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर औरत कमा रही है, आदमी सिर्फ घर में ही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही नहीं रहा,
फिर क्यों आके वो करेगी? फिर तो भाई ठीक है, अगर एक जना कमा रहा दूसरा घर संभाल रहा, चाहे वो फिर आदमी जाए बाहर या औरत जाए, एक ये चीज़ हो जाएगी ना। तो आपने खुद ही अपने साथ गलत किया हुआ है। तो सिंपली काम कर रहे हो, घर पे आके नॉर्मल काम करो जितना आसानी से हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है सबका काम करने की। और रही बात ये कि जी सारे पैसे आप ही खर्च कर रहे हो, तो क्यों ही कर रहे हो? जॉइंट फैमिली है, सारे बैठ के खाएंगे, आप कमा रहे हो, चलो ये भी ठीक है, सारे बैठ के खा रहे हो, आप कमा रहे हो, लेकिन फिर आप घर में मत करो ना। तो फिर आप ये कि आप एक अर्निंग मेंबर हो गए, जैसे होते हैं घर में लोग, बस। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को खुद सॉर्ट करो इस चीज़ में कि भाई मैं सब कुछ मैं ही क्यों कर रही हूँ। एक बार तो अपने आप से पूछो, फिर उनसे पूछो कि सब कुछ मैं ही क्यों कर रही हूँ, और मैं नहीं करूँगी तो फिर क्या। तो छोड़ो बाकी लोगों पे काम, उन्हें सौंपो कि भाई तुम करो ये चीज़, कि मैं किस लिए हूँ कि मैं सब कुछ मैं ही करूँ। तुम फिर काय के लिए हो इस घर में? एक दो बार जब पूछोगे ना कस के, थोड़ा कलेश हो सकता है, लेकिन गलत तो गलत ही है, उसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट, मुझे प्रेगनेंसी की वजह से बेड रेस्ट बोला गया है। मैं वर्किंग हूँ, हस्बैंड भी हैं साथ में, बेड रेस्ट करते हैं, मैं परेशान करते करते मैं परेशान हो गई हूँ। वर्किंग हूँ इसलिए इतना आराम की आदत नहीं है, बुक्स पढ़ती हूँ लेकिन साइकोलॉजिकली वीक होती जा रही हूँ। दिन भर केवल बेबी ठीक से हो जाए यही सोचती रहती हूँ। एस्ट्रोलॉजर से बात करती रहती हूँ, मैं क्या करूँ बेड रेस्ट में जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है। देखो ये तो, एक तो एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में तो पढ़ो मत, पहली सबसे ज़रूरी चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है बेड पे हो सारा दिन, ये हो तो मेरे साथ भी यही टाइम हुआ था, लेकिन उस टाइम पे बस ये तो सोचना तो ऑब्वियस है कि बेबी ठीक से हो जाए, लेकिन इससे आगे मत सोचो। जो मैंने अपनाया था तरीका, मैंने रामचरितमानस पढ़नी शुरू की थी, 2 बार पढ़ती थी दिन में, सुबह भी शाम को भी, और टीवी में भी मैं रामायण वगैरह ही देखती थी उस टाइम पे, बहुत शांति मुझे मिलती थी। तो ऐसी जो किताब से आपको मिले वो करो। दूसरी चीज़, जब आप डिप्रेशन में जाने लगो कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, तो अपने मन को समझाओ कि ये एक टेम्परेरी फेज है, 9 महीने हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं है आपकी है। तो इस टाइम पे अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, जस्ट आप बच्चे के बारे में सोच रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। तो अपने आपको जब भी लगे ना कि नहीं, तो फिर ये सोच लो कि कुछ दिन की बात है, कुछ महीनों की बात है, एंड आई विल बी बैक, है ना। ये टाइम भी आपका इंजॉय करने का है कि भाई ठीक है मेरा बच्चा आने वाला है, बहुत बड़ा टाइम होता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो जो काम आप, बेड रेस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही सीधे लेटे रहेंगे, उसका मतलब वही होता है ना कि थोड़ा भारी काम नहीं करेंगे। तो जो आप बिस्तर पे बैठे बैठे कर सकते हो वो कर लो, कुछ भी जो भी आपको आता हो घर में। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, इस टाइम पे आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है, दीदी मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी बीएससी बीएड एमएससी तो मम्मी पापा ने करवा दी, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ससुराल में नहीं हो पाती, और लाइब्रेरी बाहर बगैर घर से भेजते नहीं, लाइब्रेरी बाहर वगैरह लिखना चाह रही होंगी, घर पर मैनेज नहीं हो पाता, और मेरी नंद को गंगानगर लगा दिया कोचिंग और लाइब्रेरी, मुझे जेलस होती रहती है, मैं क्या करूँ दी प्लीज़ रिप्लाई, मैं क्या करूँ। अब देखो जेलिसी की क्या बात है, आपके नंद के जो माँ बाप हैं उन्हें दिख रहा है हमारी लड़की पढ़ रही है तो अभी पहले से पढ़ा ही लें। आपके माँ बाप को शादी करनी थी, तो शादी के बाद जो पढ़ने का सीन है ना, वो भैया बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। आपको सो कॉल्ड कोऑपरेटिव मिल भी जाए ना, तो भी आपको जताया यही जाएगा ससुराल में कि ये आपका काम है, हम कर रहे हैं, देखो हम कितने कोऑपरेटिव हैं, और आप नहीं कर पाते उसके बाद पढ़ाई। माँ बाप करते हैं वो फुल्ली हार्ट से, हमारे माँ बाप खाना बना रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ है, हम उसको लेते कि ये तो मेरा हक है। लेकिन ससुराल में जब कोऑपरेशन मिलेगा ना, हम उसको लेते हैं एहसान है, और वो एहसान चढ़ जाता है आपके सिर पे, आप नहीं पढ़ पाते उतना। तो या तो ऐसा कैलिबर हो आपका कि काम के साथ आप पढ़ लो, मुश्किल हो जाती है। अब शादी हो गई, वापस तो जा नहीं सकते समय में, लाइब्रेरी वगैरह नहीं जा पा रहे, या ये है, 2 ऑप्शन है, या तो घर में जैसे भी पढ़ा जाए वो पढ़ने की कोशिश करो, बढ़ाओ अपने प्रयास। दूसरी चीज़ ये है कि लाइब्रेरी को जब वो मना करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई जब पढ़ने की परमिशन है तो जब दीदी जा रही है तो मैं भी चली जाऊँ, अलग अलग टाइम पे चले जाएं, जो टाइम सूट कर रहा हो उस टाइम पे चले जाएं, सारा काम मैं निपटा दिया करूँगी। 10 चीज़ें हैं, फिर आप उनसे मुखर होके सीधे बात कर लो कि मतलब मैं यहाँ नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे बाहर जाना है। फिर वो अगर मना करता है देन उसका रीज़न पूछो कि क्यों और क्या, अब मैं क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ, घर पे नहीं पढ़ा जा रहा। तो इसके विषय में खुल के बात कर लो, कुढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, वरना सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। अगर इस टाइम ईगो में आके बैठ गए कि नहीं मैं क्यों पूछूं,
या मैं क्यों किसी का एहसान लूँ। तो अगर कुछ करना है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है, तो भैया उसके लिए एहसान भी लेना पड़ेगा ससुराल में जाके। तो और किसी भी तरीके से मान के चलो कि कैसे भी ले लो परमिशन की तैयारी के लिए, अगर बाहर जाने को मिल जाए लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने को, तो जो करना पड़े उसके लिए कर लो, लेकिन परमिशन ले लो और फिर तैयारी कर लो। एक बार जॉब लग जाएगी तो काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड का अफेयर था। तो ये इनकी भी कहानी कई एपिसोड में चल रही है। तो इनके हस्बैंड का अफेयर था और बहुत ही गंदी तरीके से इनको, मतलब सामने इनके सब कुछ चल रहा है। और ना हस्बैंड तो जो है सो है वो तो, लेकिन उसके फैमिली भी कम नहीं है। ठीक है, अब इनको रख रखा है कि तू मत जा ये वो। तो शादी मतलब जानते बूझते कर दी, इनकी लाइफ जो है वो खराब कर रखी है कुल मिला के। अब इनका आगे आया है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर था तो मैंने उनका घर छोड़कर मैं अपने घर आ गई, जैसा आप सबने बोला था। पर मैं ओनली 12th पास हूँ, मेरा 3 ही साल का बेटा है, मेरा भाई भी ड्यूटी जाता है, मम्मी भी। मैं कैसे 10,000 या 15,000 वाली प्राइवेट जॉब भी कैसे करूँ, प्लीज़ बताना, क्योंकि हस्बैंड तो पैसे नहीं दे रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ हस्बैंड अपने बेबी का, कि अपने बेबी का यही एडमिशन करवा लूँ, सब कैसे मैनेज करूँ। इस पे ना इनके 8 जवाब आए। तो जवाब में जो आया था ना, उसमें जिन्होंने जवाब दिए वो इसी परिस्थिति से जूझ रही थी अपनी लाइफ में कि हस्बैंड का अफेयर था। तो उन्होंने उन्हें यही सलाह दी कि भाई ऐसे आप उन्हें छोड़ के आ गई ना, तो इसका मतलब वो और मज़े करेगा, आपको वहीं रहना चाहिए और उसकी नाक में दम करना चाहिए और तब रहना चाहिए। लेकिन मेरी सोच इससे थोड़ी सी अलग है। प्यार और सम्मान अगर मांगना पड़े तो वो किसी काम का नहीं, इसकी बजाय हम अकेले रह लें, मुझे ये लगता है पर्सनल जो मेरा वो है। अब लड़ मर के उस घर में इन, आपको शायद इनकी पूरी कहानी नहीं पता कि इनका मतलब इनके सामने सामने वो बातें करते हैं अपनी प्रेमिका से, और इनके घर वाले जो हैं वो इनका थोड़ा बहुत खर्चा उठा लेते हैं, कभी वो भी नहीं उठाते। जहाँ तक मुझे याद आ रही है ये वही स्टोरी है। तो इतना आसान नहीं है इनके लिए कि वहाँ वापस जाके उसकी नाक में दम करना। बदतमीज आदमी की आप कुछ नहीं कर सकते। और आपके सामने रहते रहते जब वो अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ रहा, ना कुछ शर्म है ना प्रेमिका को, ऐसे आदमी को अपनी लाइफ में एज अ पति आपने वापस पा भी लिया तो क्या ही कर लोगे उसका, घिनने आएगी ऐसे से। तो मैंने इन्हें कभी सलाह नहीं दी कि उसको अब सुधारने की अब कोशिश करो। कई बार मैंने सोचा कि भाई देखो करो, लेकिन फिर जैसे जैसे आते रहे कमेंट, कहानी आगे बढ़ती गई, पता चलती गई, तो अब मुझे इनके बारे में सिंपली यही लगता है कि उससे तो इनका नाता खत्म होना ही होना है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि 10 से 15 हज़ार की नौकरी भी कैसे करें, बच्चा छोटा है। उसका ये हो सकता है कि आप भाई 10 से 15 हज़ार आप कमा रहे हो, 4-5 हज़ार की कोई केयर टेकर जो उस टाइम पे आपके बच्चे को रख ले, उसका इंतजाम कर लो, या ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ आप अपने बच्चा साथ ले जा सको। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ देखो जो ये स्थिति आपकी है ना, इतनी भीषण परिस्थिति कई बार हो जाती है कि हमें हर तरफ के रास्ते बंद नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम बंद रास्तों पे ही ध्यान देंगे कि ये करने जा रही हूँ तो ये हो रहा है, ये करने जा रही हूँ तो ये दिक्कत है, वो करने जा रही हूँ तो वो दिक्कत है, एक्चुअल में दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। आपको क्या करना है, अपना माइंड सेट कि देखो ये परेशानी है, ठीक है, अब क्या, इनसे निकलना कैसे है। तब आप सोचो कि जॉब तो मुझे करनी है, एक चीज़ ये आपको क्लियर दिख रही है कि मुझे जॉब तो करनी है, मुद्दा कितने घंटों का है एक्चुअली वो देखो, उसके बाद जॉब कहाँ में और कैसी मिल रही है वो देखो। ठीक है, तो 2 ऑप्शन ही है, या तो बच्चा साथ जाएगा या फिर बच्चे को संभालने के लिए कोई केयर टेकर आएगी। और अगर आपकी मम्मी फुल टाइम जॉब पे नहीं है, थोड़ा जल्दी आ जाती है, मान लीजिए टीचर वगैरह हैं, थोड़ा बहुत वो भी देख सकती हैं, तो अपने मम्मी और भाई से सीधे बैठ के पहले बात कर लो कि जॉब तो करनी है, अब बच्चे का कैसे करना है, इसके लिए केयर टेकर है तो वो लोग भी ढूंढेंगे। आपकी बात वो समझ ही रहा है जब आप आ गए हो, ठीक है ना। तो आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, जस्ट एक बुरी घटना समझिए शादी के रूप में आपके साथ हुई है, और अब आपको दोबारा खड़े होना है। बेस्ट वो रहता कि ये बेबी ना होता, उससे पहले ही चीज़ें क्लियर हो जाती तो और आपकी स्थिति थोड़ी आसान रहती, लेकिन होता है जो आपकी किस्मत में लिखा था, आपके नसीब में ये स्ट्रगल लिखी थी कि हाँ आपको बच्चे के साथ ही करना है, तो ठीक है उसको ले लो और फिर देखो कि इससे निकलने का आपको कौन सी जॉब के जरिए रास्ता मिलता है। हिम्मत बनाए रखो, अपने मन में बार बार दोहराते रहो कि आपकी गलती नहीं थी, आपके साथ अब जो गलत हो चुका, अब आपको उन सबको
ठीक करते हुए धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। 1-2 साल बाद आपका हो जाएगा सब सेट। लेकिन जो इनके कमेंट में ये बात आई थी कि कानूनन आप उनसे कर सकते हो क्लेम, तो जब आपका डिवोर्स होगा, ये एक्चुअली है कि कानूनन आपके पति को आपका और आपके बच्चे का भरण पोषण भत्ता जो वो मिलता है डिवोर्स के बाद, उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, वहाँ पीछे मत हटना। तो उसको ये है कि जो होता है ना कि जो इनको कमेंट में कहते हैं कि उसके नाक में दम कर दो, तो आपकी ज़िंदगी उसने ख़राब की है, उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, खर्चा तो उसको देना पड़ेगा। तो आप उसके लिए लीगल सलाह देने के उसमें हो तो ज़रूर लीजिए, लेकिन उसके लिए भी पैसा लगता है, ये चीज़ आप सोच के चलना, ठीक है ना। तो पहले तो आप अपने लिए जॉब पकड़ लो, मेरा मानना ये है कि पहले आप अपनी सुधार पे काम करो, बाद में उसके बिगाड़ने की सोचना कि अब उसका क्या, ठीक है। और रही बात इसकी कि जब तक डिवोर्स नहीं होगा लीगली शादी तो वो भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी मुश्किल टाइम है आपके लाइफ का, लेकिन निकलेगा इसका भी हल, धीरे धीरे निकलेगा। लाइफ सबके लिए एक सी नहीं होती, अब जैसी हमारी है हमें उसे ही सुधारना होता है, ठीक है। तो हिम्मत रखो और मजबूत रहो, आपकी मजबूती ही आपके बच्चे का भविष्य निर्धारित करेगी। रो ना आए, अकेले में रो, सबके सामने मत रो, स्ट्रॉन्ग रहो, अपने जो आपके अपने हैं उनसे अपनी बातें शेयर करते रहो, हो जाएगा, धीरे धीरे पार लग जाओगे। तो ये थे एपिसोड 39 के सारे प्रश्नों के जवाब। अगर समझ आए हों, अच्छे लगे हों, पॉजिटिव लगे हों, किसी और के काम के लगे हों तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको मिलूंगी एपिसोड 40 के जवाबों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।